हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गानंद आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व का जितने भी शॉर्ट, लॉन्ग एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको हम कराने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसे आप नोट करके याद भी करेंगे। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जाने कि आखिर ये हिस्ट्री क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप 12th का छात्र हो, बताओ इतिहास किसे कहते हैं, तो इसके विषय में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम जाने कि ये इतिहास क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो क्या होगा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी स्थान पर घटित घटनाओं या उससे संबंधित घटनाओं जो किसी व्यक्ति, समाज एवं सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित हो तथा उन तथ्यों का क्रम अनुसार अध्ययन किया जाता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, या उसको आप दूसरा टाइप से भी बोल सकते हैं, जैसे ज्ञान की वह शाखा जिससे हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। आपका एक पॉइंट ये भी हो गया, चाहे आप वो याद कर ले या इसको याद कर ले। क्या कहते हैं, ज्ञान की वह शाखा जिससे हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। और एक परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि किसी विशेष लोगों, देश, अवधि, व्यक्ति इत्यादि से संबंधित पिछली घटनाओं की निरंतर व्यवस्थित एवं सार्थक कथा को हम इतिहास कहते हैं। आप चाहे तो इसको भी बोल सकते हैं। अब आगे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। अब आखिर ये हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्ट्री से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीधा पूछताछ या शोध। सीधा पूछताछ या शोध इसका जो है ना मतलब होता है। और ये हिस्ट्री कौन सी भाषा है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब आगे है, हिस्ट्री शब्द को जर्मन शब्द जेस्टेस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी घटनाओं का एक समझदार और महत्वपूर्ण वर्णन करना। अब आगे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, आप हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो कितना होगा, 12,099 इकाई दुआएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था किसका, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी है, 670 किलोमीटर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी। अब आगे है कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, जल्दी बताएं हमें, तो पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, अब हम चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन है ना सभी विषय का अब हम प्रत्येक दिन अपलोड करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर आपने सभी वीडियो को देख लिए ना तो आपको 90+ होने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं। देखिए, अब समय बहुत नज़दीक आ गया है, आप जो है ना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इससे आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे पढ़ने का, कब से कब
कितना विषय कौन कौन सा कब पढ़ना चाहिए। तो आगे क्या है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1861 ईस्वी में हुई। और आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला, तो कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला था कि नहीं मिला था, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। विश्व की 4 आरंभिक सभ्यताओं के नाम लिखे, क्वेश्चन कर पूछ देगा और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा विश्व की 4 आरंभिक सभ्यताओं के नाम लिखे, तो क्या होगा, लिखेंगे विश्व की 4 आरंभिक सभ्यताएं निम्न है। 1 नंबर क्या था, मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, चौथा क्या है, हड़प्पा की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं जो आरंभिक सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। अब आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पे है, सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु घाटी देखिए यहाँ पे सिंधु है ना, और यहाँ पे सिंधु नदी है, तो दोनों सिंधु को सिंधु से आपको याद रखना है। अब आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता आज से कितने वर्ष पुराना है, तो क्या होगा, 5000 वर्ष पुराना है। अब आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित काल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित काल क्या है, तो 2500 ईस्वी पूर्व से क्या है, 1700 ईसा पूर्व तक, ये इसका क्या है, विकसित काल है। अब आगे है सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, तो पंजाब है, पंजाब जो भी क्या है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अब आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस नगर की खोज हुई, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो क्या होगा, हड़प्पा नगर। अब आगे है सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखे, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो क्या होगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन थे, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़ और आलमगीरपुर, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का नाम है। अब आगे क्वेश्चन है पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक क्या है, कहते हैं कि पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव कहाँ डाली थी, तो मिस्र में डाली थी, कहाँ डाली थी, मिस्र में डाली थी। अब आगे क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की, तो क्या होगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी, किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, ध्यान रखेंगे आप। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, 1861 ईस्वी में हुई थी, 1861 ईस्वी में हुई थी। अब आगे है सिंधु घाटी की खोज की घोषणा कब और किसने की, तो सिंधु घाटी की खोज की घोषणा 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने की, किसने किया था, जॉन मार्शल जी ने की थी। अब आगे है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो क्या होगा इसका आंसर, सिंधी भाषा का शब्द है। अब आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब आगे है मोहनजोदड़ो के कितने मोहरे प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो के 1338 मोहरे प्राप्त हुई। अब आगे क्वेश्चन है सिंधु का बाग किसे कहा जाता है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के स्नानागार का माप क्या थी, तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार का माप था कि 39 फीट लंबा कितनी है, 39 फीट और 25 फीट चौड़ा तथा 8 फीट क्या था, गहरा था, क्या स्नानागार।
अब आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर थे ए कनिंघम। देखिए दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं ना, देखिए अगर हम 1000 जगह भी पढ़ते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम एक टीचर के अलावा अगर हम 10 टीचर से भी पढ़ते हैं उससे भी कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितना सीख रहे हैं, आप अपने आप को कितना विकसित कर रहे हैं, आप कितना सीख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं तो आखिर अगर यही वीडियो देख रहे हैं तो आखिर इसमें आप कितना सीखे हैं। ऐसा नहीं कि हमने दिन भर पूरा वीडियो देखे और एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए। इसलिए आप शांत हो करके ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब इस चैनल पर आपको डेली ऑल टू ऑल विषय का, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेगा। अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे ना, आपको 90+ होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे क्या है कि RDM व्हीलर सर्वेक्षण डायरेक्टर कब बने? तो क्या होगा? 1944 ईस्वी में बना था। 1944 ईस्वी में बना था। डॉक थर्ट हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिली? क्या होगा? यहाँ थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके लिए सॉरी। क्या होगा? लोथल से। कहाँ? क्या होगा? लोथल से। अब आगे हैं, कहते हैं कि फर्दर एक्सवेलियन ऑफ मोहनजोदड़ो नामक रिपोर्ट कब और किसने प्रस्तुत की? तो क्या होगा इसका आंसर? अर्नेस्ट मैके ने 1973 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा लिखे। हड़प्पा सभ्यता की क्या सीमा थी? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सीमा निम्न है। उत्तर में क्या है? सरायखोला, गुमला घाटी, डाबर आदि। ये क्या है? उत्तर में है। दक्षिण में क्या है? मालवन, जिसको हम ताप्ती नदी घाटी भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? भागवत राव, जो नर्मदा घाटी तट पर है। उसके बाद क्या है? पूरब में क्या है? पूरब में तो आलमगीरपुर, ये क्या है? डिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में क्या है? सुतकांगोडोर, जो मकरान का समुद्री तट है। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जो है ना सीमा है। अब आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? हड़प्पा सभ्यता के मुख्य सड़क की चौड़ाई 915 क्या है? 9.15 मीटर चौड़ी थी। कितनी थी? 9.15 मीटर चौड़ी थी। किसका? ये किसकी सड़क की बात हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख सड़क की। अब आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के क्या अन्नागर की लंबाई कितनी थी? अन्नागर की लंबाई 45.72 मीटर लंबा था। किसका? हड़प्पा सभ्यता के अन्नानगर की लंबाई थी ये। अब आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग में धान्य कोठार की कितनी खोज की गई थी? धान्य कोठार की कितनी खोज की गई थी? तो 12। कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 12। अब आगे है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट की क्या आकार थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट की क्या आकार थी? तो 51.43 गुना 26.27 गुना 6.35 सेंटीमीटर है। यह क्या? मोहनजोदड़ो से प्राप्त ईंट की आकार थी। अब आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त समान ईंट की आकार क्या थी? अभी हमने बतेवे किए हैं इसको। अब आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन
किया करते थे। अब आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसे अपना देवता मानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल के पेड़ को अपना देवता मानते थे। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के फसल उगाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, धान आदि जैसे फसल उगाते थे। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह पशु पालते थे? अब किस तरह के पशु पालते थे तो क्या होगा? गाय होगा, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा, ऊंट, ये सब क्या, ये सब जानवर को उन्होंने क्या करते थे? ये सब पशु को वो पालते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाट का प्रयोग करते थे? बाटा मतलब नापने वाला, जिसको हम बटखारा कहते हैं। तो क्या होगा? 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64 बाटों का प्रयोग करते थे। अब आगे है, तांबे को कितने डिग्री ताप पर पिघलाया जाता है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या होगा? 1083 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? उसको पिघलाया, ताप पर पिघलाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की आकार कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की आकार त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। ईंटों से निर्मित आयताकार गोदी का निर्माण कब और कहां से हुई? ईंटों से निर्मित आयताकार गोदी का निर्माण लोथल में मिली। कहाँ मिली? लोथल में मिली। आप हमें बताएंगे लोथल किस राज्य में है? अब आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से माप तोल प्रयोग करते थे? अभी हमने बताए हैं ना, वही होगा बटखारा जिसको बोलते हैं, बाट का प्रयोग। तो माप तोल है 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, इसका आंसर होगा। 16 छटांक कितने शेर होता है? 16 छटांक 1 शेर होता है, ध्यान रखेंगे। अब आगे है कि पुरातत्व विभाग से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व विभाग से आप क्या समझते हैं? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार, VVI शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन पुरातत्व विभाग से आप क्या समझते हैं, इसको तो आप रट लीजिए। कहते हैं कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत या जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व विभाग कहते हैं। अब आगे है, हड़प्पा सभ्यता के सड़क पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता की आखिर जो सड़क थी ना, उस पर कैसे प्रकाश डालेंगे? देखिए, इसमें से कुछ पॉइंट आपको याद करना है और कुछ अपने मन से भी लिखना है। अरे जिस टाइप से अपना अभी सड़क है, इसी टाइप से उधर भी होगा, लेकिन पहले इतना विकसित नहीं हुआ होगा, यही ना? तो क्या है, और हो भी सकता है विकसित भी हुआ होगा, तो दोनों मैचिंग करके लिखेंगे ना। तो क्या है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। समतल है क्या थी? चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा था, तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तथा क्या थी? तक थी। कितना थी? 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया था। सड़कें मिट्टी की बनी थी एवं इसकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। यह क्वेश्चन किसका है? हड़प्पा सभ्यता के सड़क पर प्रकाश डालने का। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आगे है, हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों पर प्रकाश डाले। देखिए, हम ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन और ज़्यादा नहीं करेंगे विस्तार रूप से, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसके अनुसार से फिर हम वीडियो बनाएंगे। अब आगे है, हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों पर प्रकाश डाले।
हमने इससे पहले सड़क पर प्रकाश डाले, अब क्या है, बस्तियों पर प्रकाश डाले। तो इसका क्या आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले हैं। पूर्व टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग में परीखा प्रकार द्वारा, अट्टालक, कुर्ज जिसको टावर कहते हैं, राजमार्ग आदि वस्तु के सभी तत्व मिले थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां समान लोग रहते थे। यह क्या था? इसकी नगरों की विशेषताएं। बस्तियों पर का प्रकाश डाले तो इस पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब आगे हैं कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो क्या होगा? उसका उत्तर होगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। किसको कहते हैं? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था अथवा विनाश की अवस्था में मतलब कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। पदार्थों में कार्बन 14 में क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मी कहा जाता है। इसमें देखिए कार्बन 14 किसे कहते हैं वो भी दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रेडियोधर्मी का किसे कहते हैं तो आप यही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो चिन्ह लगाए हैं ना, ये आपका मुख्य पॉइंट है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कार्बन का अर्ध आयु काल कितना होता है, तो कितना होता है? 55 68 प्लस माइनस 30 वर्ष का होता है। आप इसका आंसर ये दे सकते हैं। अब आगे है, इस विधि की खोज किसने, अगर आपको पूछा जाएगा कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया तो क्या होगा? तो आंसर होगा इस विधि की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की थी। अब आगे है, सुदर्शन झील से आप क्या समझते हैं? सुदर्शन झील से आप क्या समझते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? प्राचीन भारत में मौर्य काल से गुप्त काल तक सिंचाई व्यवस्था हेतु तत्युगीन राजाओं द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी से अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दृष्टि से शक, छत्र, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेखों एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों अभिलेखों से हम सुदर्शन झील एवं सिंचाई का संपूर्ण इतिहास प्राप्त हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन है कि आखिर ये हमने BC लिखते हैं, AD लिखे हुए देखे होंगे, तो BC का मतलब क्या होता है? देखिए आंग्ल भाषा में ईस्वी पूर्व जिसको हम कहते हैं ना BC, ईस्वी पूर्व, AD जो अभी चल रहा है ईस्वी, तो ईस्वी पूर्व को हम BC, जिसको हम क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले लिखा जाता है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले के समय काल को हम कहते हैं
BC, जिसका इंग्लिश में उसका क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो समय था उसको हम BC कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम क्या कहते हैं, AD, जिसको हम कहते हैं एनो डोमिनी का लघु रूप है। क्या है ये, AD। एनो डोगिने लेटिन भाषा का शब्द है। क्या है ये जो शब्द है ना, ये लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो आप समझ गए ना, हम AD किसको कहेंगे, AD का मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी, और BD का मतलब क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम BC कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम AD कहते हैं। अब आगे है, वर्तमान में AD के स्थान पर CE अर्थात कॉमन ईरा और BC स्थान पर BCE अर्थात बिफोर कॉमन ईरा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के जो भी मोस्ट क्वेश्चन आंसर था वो उसको हमने करवा दिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।